पहला सवाल आपके सामने सर। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हम 10 सवाल डिस्कस करेंगे और आप वो 10 कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार हमें डिस्कस करने हैं या समझने हैं। देखिए, एक कोड है। सबसे पहली बात यह निकल कर आती है कि आखिरकार कोड क्या होती है। जो सर्कल के एक पॉइंट या एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ती है बेटा, उसको कोड बोलते हैं, यानी उसको जीवा बोलते हैं। एक कोड ने सेंटर पे एक एंगल बनाया है, या फिर आप ये कह लीजिए एक कोड ने मेजर आर्क पे एक आपका एंगल बनाया है। मेजर आर्क पे, ये आपका मेजर आर्क है, यहां पे एक एंगल आपका है। अब आपको बोला गया अब आपको बोला गया कि अगर आपका ये एंगल 55 डिग्री का आपको दे रखा है, गौर से देखिएगा, अगर एंगल एक कोड के मेजर आर्क पे 55 डिग्री का बनाया गया है, तो सेम आर्क जब उसके सेंटर पे एंगल बनाएगी तो वो कितने डिग्री का होगा। सेम जब आपकी जो आपका एंगल जब सेंटर पे बनेगा तो वो कितने डिग्री का होगा। तो आज के बाद लिख सकते हो बेटा, जब कोई सेम कोड एक मेजर आर्क और सेंटर की बात कर रही है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल आपका हमेशा 2 थीटा होगा। ये आप याद रखिएगा सर। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो बेटा कि अगर ये एंगल आपका 55 डिग्री होगा तो आपका ये वाला एंगल जो है वो 110 डिग्री होगा। ये तो हो गया प्रश्न का उत्तर। अब इसमें एक चीज और जोड़ेंगे साथ में कि अगर इसकी बात करें तो ये आपका मेजर आर्क हो गया बेटा, मेजर आर्क, और ये आपका कौन सा आर्क हो गया, ये आपका माइनर आर्क हो गया। जब सर्कल का एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो बताइए सारे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आप बोलेंगे सर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो दोनों एंगल का जो योग है बेटा वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री हो जाएगा तो 180 डिग्री में से 55 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए कोड के बारे में ये पूरी चर्चा याद रखिएगा बेटा। सॉल्यूशन मिल चुका है, 9 बजे मैं करवा देता हूं, आप जाइए 9 बजे वाली मेरी क्लास देखिए, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को मैं जो 500 सवाल कराऊंगा वो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये 500 जरूर आपने अच्छे से कर लेने हैं। आज का दूसरा सवाल, आज के अगर इस सवाल की बात करें दूसरे की और इसको शुरू करें तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग जरूर लिख लीजिएगा बेटा, वो आपके लिए काम आएगा और आपको जो है वो मदद करेगा इस चीज को सॉल्व करने में। ये बताइए बेटा कि अगर साइन स्क्वायर आप बात करें अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये अगर आपकी बात करें बेटा ये 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आपका 1 के बराबर होता है जब अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री के बराबर हो। और एक और लिख सकते हो बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 के बराबर होता है, पर ये कब, जब आपका अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर हो। तो आपका अल्फा प्लस आपका बीटा दोनों मिलाकर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। याद रखिएगा। कृपया 4 इंपॉर्टेंट बातें सारे और लिख लेंगे, जैसा कि मैंने बोला मैं छोटी छोटी बातें ऐड ऑन करता रहूंगा। लिख लीजिएगा बेटा, साइन अल्फा और गुणा में सेक बीटा 1 के बराबर होगा, कॉस अल्फा गुणा में कॉसेक बीटा ये भी 1 के बराबर होगा, कॉट अल्फा
और गुणा में कॉट बीटा, ये भी 1 के बराबर होगा, और tan अल्फा और आपका tan बीटा ये भी 1 के बराबर होगा। ये फटाफट से सारे लिख लीजिए। ऐसा कब कब होगा? जब आपका अल्फा जमा बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये और ये सारी चीजें जो हैं सारी सेटिस्फाई करेंगी। पर कब सेटिस्फाई करेंगी बेटा? जब आपका अल्फा जमा बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बेटा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न ये कह रहा है मेरे बच्चों कि 5a 7 2b अगर ये पूरी तरह 11 पे कट जाता है तो हमें बताना है कि b माइनस a का मान क्या होगा। इसके लिए 11 का डिविजिबिलिटी नियम हमें पढ़ना होगा। 11 का डिविजिबिलिटी नियम ये कहता है मेरे बच्चे कि इन संख्याओं को जोड़ो जो ऑल्टरनेट यानी एकांतर है, यानी 5 7 और 2 जोड़कर कितना आ गया? 12 जमा b आ गया। उसके बाद मेरे बच्चे इनको जोड़िए, a और 2 जोड़कर कितना आ गया? a जमा 2 आ गया। इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या इनका अंतर 11 का पहाड़ा होना चाहिए। इनका अंतर या 0 होना चाहिए या इनका अंतर 11 का पहाड़ा होना चाहिए, तभी ये संख्या पूरी तरह 11 पे कट सकती है। पर सोचिए, अपने आप को सोचने पे मजबूर करिए कि ये संख्या 10 तो हो नहीं सकती और ये 0 तो हो नहीं सकती। यानी आप लोग ये कह सकते हो बेटा कि इन दोनों का अंतर जो है वो 0 तो हो नहीं सकता, तो इन दोनों का अंतर हम लोग क्या ले सकते हैं? 11 ले सकते हैं। ये अब कैसे सॉल्व करेंगे? मैं लिख दूंगा 12 जमा b माइनस a माइनस 2 और बराबर में कितना बेटा? बराबर में 11। तो b माइनस a मेरे बच्चे ये 10 आ जाएगा, 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? आपके प्रश्न का उत्तर 1 आ जाएगा, जिसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये सवाल कभी भी आपको करना है तो दुनिया कुछ भी कह ले, आपको 11 का डिविजिबिलिटी नियम आना चाहिए। आप कह लो कि मैं शक्तिमान हूं, आप कह लो मैं गंगाधर हूं, कुछ बन जाओ भाई, 11 का डिविजिबिलिटी नियम जब तक नहीं आता होगा ये सवाल आप नहीं कर पाओगे। और 11 का डिविजिबिलिटी नियम कहता है एकांतर संख्याओं को जोड़ो। हमने जोड़ लिया, एकांतर संख्याओं को जोड़ो, हमने जोड़ लिया। इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। तो 0 हो नहीं सकता, 11 का पहाड़ा मैंने रख लिया और सेटिस्फाई कर दिया। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे बात करते हैं। बेटा इस तरह के सवाल आपको बहुत पूछे जाएंगे, आगे आप चलेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी कि हाँ यार इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाएगा। तो अगर k जमा 1 बटा k 2 के बराबर है मेरे बच्चे, तो मुझसे पूछा गया है k की पावर 17 और जमा 1 बटे k की पावर 11। ये सवाल मुझसे मोस्ट कॉमनली पूछे जाएंगे, मोस्ट कॉमनली जिसको बोलते हैं। आप एक बात बताइए बच्चे, अगर मैं k का मान 1 ले लूं, अगर मैं k का मान 1 ले लूं तो ये बात पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी। पर कहानी ये आ गई कि k का मान 1 लेने से आपके पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सेटिस्फाई कर पाए। यानी मेरे k का मान क्या होना चाहिए बेटा? मेरे k का मान माइनस का 1, माइनस का 1, इस तरीके से अगर मैं लेकर चलूंगा तो मेरी बात बनेगी, क्योंकि ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, मैंने देखा नहीं। तो बेटा इसकी पावर जब 17 करोगे ये माइनस का 1 आएगा, और इसकी पावर जब 11 करोगे ये भी माइनस का 1 आएगा, और आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा या माइनस का 2 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अभी अगर हम बात करें
हाल फिलहाल में जो हम रोज सुबह 9 बजे मॉक करते हैं, जो हमने सैटरडे को मॉक किया था, उसमें भी एक ऐसा ही सवाल था जिसमें सेम कंडीशन, सेम पैटर्न, सेम चीज। तो ये सवाल आपको रिपीट होता अक्सर मिलेगा CHSL और CGL के पेपर में। हमारा आज का अगला प्रश्न, हमसे बोला गया थर्ड प्रपोर्शन यानी तीसरा समानुपात बताना है। तो पूरी क्लास को ये लिख लेना है जो मैं बता रहा हूं बेटा। अगर कोई आपसे बोले इन तीनों में प्रपोर्शन ज्ञात करिए, कोई भी बोल दे, तो पहले प्रपोर्शन का फॉर्मूला लिख लीजिए AB बटा C। दूसरे और तीसरे प्रपोर्शन का मेथड सेम रहता है, आप फॉर्मूला लिख लीजिए AC बटा B। और चौथे प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है बेटा आपका BC बटा A। ठीक है, ये फटाफट से लिख लो बेटा, काम आएगा। ये फटाफट से लिख लीजिए बेटा, काम आएगा। अगर कोई आपसे इन तीनों के बीच पहला प्रपोर्शन पूछ ले, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, आप मेथड लगा दो AP बटा C। अगर कोई दूसरा या तीसरा पूछ ले तो आप मेथड लगा दो AC बाय B और चौथे के लिए BC बाय A। तो अगर आपसे तीसरा मांगा गया है तो A आपका 4 हो गया और उसके बाद C आपका कितना 24 हो गया और B आपका 15 हो गया। 3 पे कट गया 5, 3 पे कट गया 8 और आपके प्रश्न का उत्तर 32/5 आ गया। पर मैंने आपको चारों सवाल सॉल्व करने का मेथड बता दिया। अब चाहे वो आपसे पहला पूछे, चाहे वो आपसे दूसरा पूछे, चाहे वो आपसे तीसरा पूछे, चाहे वो आपसे चौथा पूछे, ये नोट्स क्रिएट कर लो। जो बंदा CHSL देने वाला है पर उसकी पूरी तैयारी नहीं है, वो बिल्कुल अभी शुरू कर रहा है, तो इन 500 सवालों की एक कॉपी बना के नोट्स क्रिएट करके ये चीजें लिख लो। मैं कह रहा हूं आपका पेपर में मैथ्स क्लियर करा दूंगा, मैं गारंटीड क्लियर करा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 पे विभाजित नहीं होगी? तो सर जो संख्या 5 और 3 पे विभाजित होती है वो 15 पे विभाजित होती है, तो 5 पे तो सारी कटेंगी। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 3 पे नहीं कट सकती। और 3 का नियम डिविजिबिलिटी का यह कहता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 पे कट गया तो संख्या भी 3 पे कट जाएगी। तो बेटा लास्ट ऑप्शन को गौर से देखो, इसकी सभी संख्याओं को देखो, ये भी 3 पे कट जाएगा, ये भी 3 पे कट जाएगा, पर इन दोनों का योग 3 पे नहीं कटेगा। इसका मतलब ये रही वो संख्या जो आपकी 15 से विभाजित नहीं होगी, बाकी सभी संख्याएं आपकी 15 पे विभाजित हो जाएंगी। कभी सवाल आएगा जो 36 पे विभाजित ना हो, कभी 22 पे विभाजित ना हो, कभी 35 पे विभाजित ना हो, तो बेटा इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। ये मैंने एक दिन रात को 9 बजे वाली क्लास में पूरा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, आप वहां देख सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम के नाम से, तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा बेटा। चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न ये इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितना आप समझ के चलो पूरे ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि ये 2 पॉइंट इतने ज्यादा जरूरी हैं कि पूरी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसके बाहर कोई सर्कल बनाया, इसका रेडियस कहलाता है सर्कम रेडियस, और इसके अंदर कोई सर्कल बनाया, इसका रेडियस कहलाता है इन रेडियस। याद रखना बेटा, एक होता है इन रेडियस, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग बेटा r से, छोटे r से। एक होता है सरकम रेडियस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और ये दोनों निकालने आपको आने चाहिए। मेथड बताता हूं, लिख लो फटाफट से, लिखो जल्दी। एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में एस, और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसका मेथड होता है ए बी सी और बटे में 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी बटे में 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ए बी सी का मतलब है साइड्स ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल की भुजाएं। ये लिख लो बेटा दोनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, कि कभी इन रेडियस निकालना हो तो ऊपर वाला लॉजिक लगा लेना, और कभी सरकम रेडियस निकालना हो तो नीचे वाला लॉजिक लगा लेना। आओ अब सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर के लिए इनकी भुजाओं को जोड़ दो, पेरीमीटर आ गया 30। अब सेमी पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर का जो आधा होता है वही सेमी पेरीमीटर होता है। अब फटाफट से हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल लीजिए अपनी ट्रायंगल का। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इससे आप अपना एरिया निकाल सकते हो। आपकी सेमी पेरीमीटर 15 हो गया, 15 में से 9 गया 6, फिर गया 6 और फिर बचा 3। तो आप जब अपना सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए जाओगे मेरे बच्चे, एक तो एरिया, एक 6 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट का 5। ये आपके ट्रायंगल का एरिया आ गया। ये आपके ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो बेटा मेथड क्या बताया था सरकम रेडियस का? ए बी सी तीनों भुजाओं को गुणा कर दीजिए, जो कि मैंने कर दिया, और 4 गुणा, किसका 4 गुणा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के एरिया का 4 गुणा आपको उठा लेना है। तो बेटा आइए जरा शुरू करते हैं, क्या कहता है ये बताइए बच्चे। 4 पे कट गया 3, 3 पे कट गया आपके पास 6, 3 पे कट गया 2 और 3 पे कट गया 3, यानी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 27/2√5। आपके प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? 27/2√5। और आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे √5 गुणा करके अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सेमी इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा बेटा। बच्चे मजाक अपनी जगह, एकदम इसको स्टार मार्क कर लो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में सबसे ऊपर आने वाला है ये, स्टार मार्क कर लो एकदम। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में सबसे ऊपर है ये क्वेश्चन, सबसे ऊपर। ये सबसे ज्यादा रिपीट होता आपको दिखेगा क्वेश्चन बेटा। आपको बोला गया बेटा कि 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस 6 है और एक का रेडियस 16 है। ठीक है, एक का रेडियस 6 है और एक का रेडियस 16 है। लो भाई, ये आपका डाटा आ गया। एक का रेडियस 6 और एक का रेडियस आपका 16 हो गया। इनकी जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई आपको दे रखी है बेटा, ये होती है कॉमन टेंजेंट। हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा, जो इनकी कॉमन स्पर्श रेखा होती है। और इसको बोलते हैं डायरेक्ट, और ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये वाली जो कॉमन टेंजेंट होती है ना, इसको नाम देते हैं ट्रांसवर्स और इसको नाम देते हैं डायरेक्ट। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 16 है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 6 है, और दोनों के बीच के जो सेंटर की दूरी होती है उसको डी बोलते हैं। लिख लेना बेटा, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी को डी बोलते हैं। तो अब एक फॉर्मूला लिख लो सारे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कभी भी निकालना है तो उसका एक मेथड लिख लो फटाफट सारे। डी का स्क्वायर और माइनस R1 प्लस माइनस R2 का होल स्क्वायर, और जो मैं लिखवाऊंगा उसको अच्छे से लिख लेना।
अगर यहां माइनस रखेंगे तो डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई निकलती है इससे, और अगर यहां प्लस लिखेंगे तो इससे ट्रांसवर्स टेंजेंट की लंबाई निकलती है। ऐसा दिखाई देता है ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये वाला बेटा प्लीज लिख लो। अगर डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई मांगे तो बीच में माइनस लगता है, और अगर ट्रांसवर्स की मांगे तो बीच में प्लस लगता है। ये मैंने आपको बता दिया, लिख लो। तुम ये सोच के चलो कि तुम्हें पता ही नहीं कितनी बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए लिख लेना इसको, ठीक है। चलो तो अब इसको निपटाते हैं सवाल को बेटा। कौन सा है? डायरेक्ट टेंजेंट है। ये बताइए लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। पुट कर लीजिए भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 बराबर, अगर मैं 24 का स्क्वायर लिख दूं तो इनका जो रूट है वो हट जाएगा, तो बच गया d का स्क्वायर माइनस रेडियस दोनों की आपको पता है, इनका स्क्वायर कितना आ गया? 10 का स्क्वायर 100 आ गया। 100 इधर आकर जुड़ जाएगा, 676 हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना निकल कर आ गया? डिस्टेंस 26 निकल कर आ गया। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैंने जो दो लॉजिक बताए दोनों को बड़े अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। आएगा ही आएगा सवाल, बिल्कुल आएगा ही आएगा सवाल। कहीं ना कहीं आप एकदम देखोगे कि यार ये सवाल तो रिपीट ही बहुत हो रहा है, ठीक है। समवट लैग इन द वीडियो सर, ओके, मैं एक बार देख लेता हूं बेटा, अभी देख लेता हूं। नहीं, ऐसा मेरे को इतना नहीं आइडिया लग रहा है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया अंतर बताइए सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन का। मतलब ये सवाल आपको हर 4 पेपर में, एक में हर 4 पेपर CHSL 1 में जरूर देगा ही देगा। तो बच्चे मैं सबसे बड़ी आपको जो सलाह देने वाला हूं, इनको फटाफट से पॉइंट में बदल लो। 5/11 को बदलने की कोई टेंशन ही नहीं है, ये आपके लिए आ जाएगा। आप इसका पहाड़ा पढ़ लीजिए, क्या आ जाएगा? 45.45। 5/7 को कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा पॉइंट का 7 समथिंग, ठीक है, ये पॉइंट का 45 समथिंग। 5/7 को कन्वर्ट करोगे ये पॉइंट का 71 आ गया। इसके बाद 3/8 को कन्वर्ट करोगे बेटा, ये पॉइंट का 375 आ जाएगा। 6/13 को कन्वर्ट करोगे बेटा, ये आपका पॉइंट का 46 आ जाएगा। तो बताओ फटाफट, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हुई? सबसे छोटी फ्रैक्शन हुई 3/8, ठीक है जी। सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हुई? सबसे बड़ी फ्रैक्शन हुई 5/7। तो बात खत्म सर। आपको सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन का अंतर बताना है बेटा, जो कि 19/56 आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा, जो कि 19/56 आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा। इसको करने का एक और तरीका होता है, गौर से देखिए। पहले कंपेयर करो 5/11 और 5/7 को। बोलो 7 पंजे 35, बोलो 55। तो सबसे अभी तक ये सबसे बड़ी है बेटा, अभी तक ये सबसे बड़ी है। और ऐसे ही कंपेयर सबके साथ कर सकते हो और चेक कर सकते हो कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो दोनों मेथड ही आपके लिए लाभदायक है। आज का आखिरी सवाल, और इसके ऊपर हम बात करेंगे और आज की क्लास को खत्म कर देंगे, क्योंकि रोज 10 सवाल करने हैं और वो भी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका एक पर्सनल नोट्स बना लेना। एक ट्रायंगल है एस टी और यू, SX एक मीडियन है, ये एक मीडियन है। मीडियन इनको बराबर भागों में बांट देती है, ये आपको पता होना चाहिए। और लिखा है बेटा आपके लिए कि SX और TX बराबर हैं।
बच्चे देखो, वैसे तो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, मैं प्रूव करके बता दूंगा, पर अगर कभी हाइट इन दोनों के बराबर होती है तो आपको याद रखना है ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल आपका जब 90 डिग्री का होगा, आइए ऐसा क्यों, मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। बेटा ये बताइए, अगर इस ट्रायंगल को देखो, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये एंगल अल्फा, तो आपका ये एंगल भी अल्फा, तो ये एंगल आपका 2 अल्फा हो गया। ठीक है जी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, अगर आपका ये भुजाएं भी आपस में बराबर हैं बेटा, तो ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा, तो ये एंगल आपका 2 बीटा हो गया। और आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अगर ये 180 डिग्री के बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर हो गया। और आपसे ये वाला एंगल मांगा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है। ये चीज आपको समझ आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात आप ये कह सकते हो बेटा कि ये आपकी एक ट्रायंगल आपको गौर से देखनी है, गौर से। ये पूरी ट्रायंगल में आपको अगर ये हाइपोटेन्यूस का काम करता हुआ दिख जाए बेटा, जो कि मिड पॉइंट है बेटा, तो सर्कम सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से साफ पता लगेगा कि ये ट्रायंगल आपका कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एक नहीं, बहुत सारी चीजें आपको ये बयान कर सकती हैं कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। वरना एक छोटी सी बात याद रखो कि अगर आपकी मीडियन बराबर होगी इन दोनों भुजाओं के, तो वो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो याद रखने के अपने तरीके हो सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें चलेगा। तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आप लोगों को ये 10 के 10 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेने हैं। और एक आखिरी बात, रोज सुबह मैं एसएससी सीजीएल का मॉक कराता हूं, तो रोज सुबह आप 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो। उस मॉक को देखने के लिए मैं मनीष ग्रोवर आपसे चाहूंगा इजाजत। धन्यवाद और जय हिंद सबको।